हेलो एवरीवन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली वीडियो में हमने आमाशय तक की पाचन प्रक्रिया को देखा था। आमाशय तक बेसिक पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाँ आमाशय तक बेसिक पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में पाचन होता है। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन हो चुका होता है। ठीक है। तो आमाशय के बाद आज की इस वीडियो में हम छोटी आंत और बड़ी आंत और उनमें भोजन के पाचन के लिए मिलने वाले बहुत सारे एंजाइम्स उनका अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। आइए उससे पहले हम देखते हैं बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस को हम पित्तरस कहते हैं। ठीक है। बाइल जूस को हम पित्तरस कहते हैं और यह एक हरे पीले रंग का द्रव्य है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है और यह प्राणियों में यकृत में बनता है। ठीक है। पित्तरस जो होता है वो हरे पीले रंग का एक द्रव्य है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यह प्राणियों में लीवर में बनता है और यह सतत उत्पादित होता रहता है। इसका उत्पादन सतत चलता रहता है और यह जाकर पित्त की जो थैली होती है, गॉल ब्लैडर, वहां पर इकट्ठा होता रहता है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं ना। पित्ताशय को हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। इसका पीएच वैल्यू 7.7 होती है, 7.7। इसका क्या अर्थ है कि यह जो द्रव्य है वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो द्रव्य न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और पीएच वैल्यू 7 से धीरे धीरे 7 से कम होती है तो वह अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, और अगर 7 से पीएच वैल्यू ज्यादा है तो उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू 7.7 है, अर्थात यह द्रव्य क्षारीय है। ठीक है। अब देखें तो पित्ताशय में जनरली पथरी होती है। पित्ताशय में काफी लोगों को पथरी की समस्या हो जाती है। तो पथरी किस प्रकार की होती है? तो वो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, वसा की, या फिर पिगमेंट स्टोन्स की बनी होती है। ठीक है। तो दो प्रकार की पथरियां गॉल ब्लैडर में देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं पीएच। अभी बात करी हमने, पीएच वैल्यू 7.7 है। तो पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू किसी बिलियन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। ठीक है। एक स्केल है जिस पर किसी बिलियन को रखने पर हम उसकी अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। तो इस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं और यह जो वैल्यू आती है उसको हम पीएच वैल्यू कहते हैं। किसी बिलियन की पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयनों पर निर्भर करती है। ठीक है। हाइड्रोजन आयनों पर पीएच वैल्यू निर्भर करती है। H प्लस की सांद्रता जितनी होगी, है ना, उसके आधार पर पीएच निर्धारित होगा। तो 7 पीएच वैल्यू वाला जो विलयन होता है वो उदासीन होता है, और 7 से अगर हमारी पीएच वैल्यू कम होती जाती है, इधर की तरफ है ना, 0 + 14, तो ये स्केल 0 से 14 के बीच वेरी करता है। और अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से कम हो रही है तो हमारी अम्लीयता बढ़ती है, और अगर 7 से पीएच वैल्यू बढ़ती है तो हमारी क्षारीयता बढ़ती है। 7 पर विलयन उदासीन होता है, न वह अम्लीय होता है न वह क्षारीय होता है। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो -log H प्लस आयन्स होते हैं। तो H प्लस आयन ही विलयन की पीएच को निर्धारित करते हैं। तो ये तो बेसिक हमने जाना एक बाइल जूस के बारे में। दूसरा पीएच वैल्यू क्या होती है उसके बारे में। अब हम आगे की पाचन प्रक्रिया को देखते हैं। तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है, जो बेसिक पाचन प्रक्रिया आमाशय में होती है। इसके बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में जाता है और इसके बाद भोजन फिर बड़ी आंत में जाता है। ठीक है। तो आमाशय में पाचन के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत को हम दो भागों में बटी होती है, और इसका हम दो भागों में छोटी आंत बटी होती है। अब इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो छोटी आंत जो है कौन से दो भागों में बटी होती है? तो पहले भाग को हम पक्वाशय डुओडेनम या गृहिणी कहते हैं। ठीक है। क्या? पक्वाशय, डुओडेनम या गृहिणी कहते हैं।
ठीक है, और दूसरे भाग को हम इलियम कहते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ, पक्वाशय, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में डुओडेनम, या फिर इसको कहते हैं, कह सकते हैं हम ग्रहणी, और दूसरे भाग को हम इलियम कहते हैं। तो ये रही हमारी छोटी आंत। तो देखिए, सबसे पहले अमाशय से जो स्टार्ट होता है ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, एक यू आकार की संरचना है, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। एक यू आकार की संरचना है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और यहाँ पर कौन कौन से जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस है ना, या पाचन रस आकर मिलते हैं। तो पहला यहाँ पर बाइल जूस आकर मिलता है, जिसकी अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की, जो यकृत में बनता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7.7 अर्थात क्षारीय होती है। ठीक है, तो अमाशय से भोजन जो है डुओडेनम में आता है, पक्वाशय में आता है, यहाँ पर बाइल जूस मिलता है उसको। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस जो है क्षारीय द्रव्य है ना, अभी हमने पहले चर्चा की, बाइल जूस एक क्षारीय द्रव्य है, और अमाशय में भोजन को अम्ल रहता है, अमाशय में भोजन को अम्ल मिलता है ना, जैसे कि अमाशय में भोजन को HCl अम्लीय बना देता है। ठीक है, तो जब भोजन पक्वाशय में आता है तो वहां पर हमको बाइल जूस मिलता है ना, तो बाइल जूस जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, और साथ ही वसा का इमल्सिफिकेशन कर देता है, जो आगे की वसा की पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम क्षारीय हो रहा है और वसा का इमल्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो ग्रहणी में पहला तो हमारा बाइल जूस आकर मिलता है ना, पहला बाइल जूस आकर मिलता है। इसके बाद ग्रहणी में जो है ना अग्नाशय रस भी आकर मिलता है। ठीक है, ग्रहणी, आप नाम को अच्छे से याद करें, पहला हुआ पक्वाशय, ग्रहणी या डुओडेनम, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। तो देखिए, अग्नाशय में, ठीक है, पक्वाशय में दूसरा जो है अग्नाशय रस या पैनक्रियास जूस आकर मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस आकर मिलता है। तो अग्नाशय को जो, अग्नाशय में जो रस होता है उसको हम, अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भोजन में उपस्थित वसा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट तीनों के पाचन के लिए एंजाइम्स प्रदान करता है, जो तीनों भोजन के घटकों के पाचन को पूर्ण करते हैं, है ना। तो अग्नाशय रस जो है इसकी पीएच वैल्यू 7.7 से 8.3 होती है, अर्थात यह भी एक क्षारीय द्रव्य है। अब सबसे पहले देखें तो अग्नाशय रस में एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, दूसरा हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है, तीसरा हमारा लाइपेज एंजाइम होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है, प्रोटीन और जो पेप्टोन्स हैं, प्रोटीन और पेप्टोन्स हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में बदल देता है। यह कम प्रोटीन और पेप्टोन से कम कॉम्प्लेक्स घटक होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर अगर कोई चीज है तो इतनी बड़ी है ना, तो ये पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल में अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है। ठीक है, तो प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। आप इस, दूसरा जो है वो एमाइलेज है। एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च, है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को जो है ना वो शर्करा में बदलता है, घुलनशील शर्करा में, एस मतलब सॉल्युबल। एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। दूसरा जो हमारा है वो लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम वसा को गिल्सरीन एवं फैटी एसिड्स में बदलता है। ठीक है, गिल्सरीन और फैटी एसिड्स में बदलता है।
अब देखें, हमने यहाँ पर डुओडेनम में देखा कि बाइल जूस मिल रहा है, अग्नाशय रस मिल रहा है, इसके बाद भोजन जो है ना वो छोटी आंत के दूसरे भाग इलियम में जाता है। ठीक है, छोटी आंत के दूसरे भाग इलियम में जाता है। इलियम एक 3.5 मीटर लंबी संरचना है। ठीक है, ये जो है ये आप ये देख रहे हैं, ये बहुत सारी मोड़ वाली जो संरचना है वो इलियम है, और यह 3.5 मीटर लंबी होती है। और इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो अंगुलियों के समान होती हैं, हमारे हाथ की उंगलियों के समान संरचना होती है। इसको आंत रसांकुर कहते हैं या इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। ये भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ठीक है, तो आंत रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली भोजन के पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। अब हम देखते हैं आंत रस जो होता है, ठीक है, जो आंत के द्वारा प्रोड्यूस होता है, आंत रस आंतों के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इसको, इनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ठीक है, तो आंत रस को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। आंत्र रस को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है, अर्थात यह एक क्षारीय द्रव्य है जो प्रतिदिन लगभग 2 लीटर के करीब आंतों में बनता है। यह कौन कौन से एंजाइम्स को कंटेन करता है? तो एंजाइम इरेप्सिन को कंट्रोल करता है। एंजाइम इरेप्सिन को कंट्रोल करता है, और यह प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसका काम सेम ट्रिप्सिन के जैसा है। ठीक है, इसका काम ट्रिप्सिन के जैसा है। ठीक है, दूसरा एंजाइम जो हमारा माल्टेज है, दूसरा एंजाइम हमारा माल्टेज है, और माल्टेज जो है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। एक शर्करा होती है, तो माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज एंजाइम। सुक्रेस एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है। ठीक है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है। अब लैक्टोज एंजाइम को देखें तो लैक्टोज एंजाइम ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलता है। ठीक है, लैक्टोज एंजाइम ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलता है। एक लाइपेज एंजाइम है, दूसरा जो है लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम वसा को ग्लिसरीन एवं वसा अम्लों में बदल देता है। पूर्ण पाचन के बाद ग्लूकोज एवं एमिनो अम्ल बनते हैं। पूर्ण पाचन प्रक्रिया होने के बाद ग्लूकोज एवं एमिनो अम्ल बनता है। जो इंटेस्टाइनल वैली, छोटी आंत में जो इंटेस्टाइनल वैली या उंगलियों के समान संरचना होती है, वो ग्लूकोज एवं एमिनो अम्ल का अवशोषण कर लेता है और हमारे ब्लड में भेज देता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें फैटी एसिड्स की, वसा अम्लों की, और गिल्सरीन जो है उनको इंटेस्टाइनल वैली अवशोषित करके लसिका को भेज देते हैं। लसिका भी एक तंत्र है जो ब्लड तंत्र के समान ही तंत्र होता है, जिसमें वसा अम्लों एवं गिल्सरीन मौजूद होती है। ठीक है, अब इसके बाद भोजन छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले भाग को हम कोलोन कहते हैं, दूसरे भाग को हम रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत शुरू होती है। तो बड़ी आंत जब छोटी आंत से जिस स्थान पर जुड़ती है उसको हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, यह एक ऐसा वाल्व है जो भोजन को बड़ी आंत में भेजने के बाद रिटर्न नहीं आने देता। रिवर्स भोजन छोटी आंत में नहीं आता, इलियोसिकल वाल्व यह करता है। इसके बाद यह जो पूरी आंत है, इलियोसिकल वाल्व से शुरू होने के बाद रेक्टम से पहले का जो भाग है, इलियोसिकल वाल्व से पहले रेक्टम इलियोसिकल वाल्व के बाद एवं रेक्टम के पहले वाला जो भाग है वो हमारा कहलाता है कोलन। ठीक है, और यह एक पाइप जैसी संरचना है जिसमें गुब्बारे जैसे बने होते हैं, ऐसे गुब्बारे जैसे फूले रहते हैं, है ना। पाइप जैसी संरचना है जिसमें गुब्बारे जैसी फूली हुई रहती है हमारी बड़ी आंत। और जो है इसके बाद पहला हमने देखा कोलोन, है ना, रेक्टम, ये वाला जो भाग है वो रेक्टम कहलाता है। ठीक है, तो इलियोसिकल वाल्व से
के बाद एवं रेक्टम के पहले वाला भाग हमारा कहलाता है कोलॉन। एवं रेक्टम जो है, रेक्टम में यहाँ से भोजन का संपूर्ण जो है वो लवणों का एवं जलों का अवशोषण होता है। ठीक है, लवण और जलों का अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में और इसके बाद भोजन रेक्टम में भेज दिया जाता है, जहां भोजन एकत्रित होता रहता है और फिर मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टम, है ना। तो ये थी हमारी संपूर्ण भोजन के पाचन की प्रक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।